Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. Saptology means science of truth, or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Please do like, share, and subscribe to our channel. And we present the facts from the Vedic perspective and also from modern scientific perspective wherever we can use. So, so we don't say that all the facts are scientifically validated because most of the science is itself a propaganda in most of the Western universities and including some of the affiliated Indian universities also. So, so, so we do not claim to make everything scientific, but definitely Vedic. हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग हमेशा सत्य के विज्ञान या सत्य के अनुसार हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे हमको उसका फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक जो है वो है चंद्रयान के ऊपर। चंद्र पे कौन कौन यात्रा कर सकता है, किसने यात्रा की है। और पूरे महाभारत रामायण में आपने मेरी पुस्तकें देखी होंगी। अनेक पुस्तकों में दूसरे ग्रहों पे जाने की विधि लिखी हुई है। स्वर्ग में कितने प्रकार के योग स्वर्ग होते हैं, यमलोक किधर है, स्वर्गलोक किधर है, और इंद्रलोक सभा कौन सी है। सबका अलग अलग विवरण है शास्त्रों में। वैकुंठ का अलग विवरण है, नरक का अलग विवरण है, पाताल लोक का अलग विवरण है, और ताल अताल विताल ये सब लोकों का विवरण भी है। और सूर्य के बारे में लिखा गया है वेदों में कि वो कभी भी जो है निचले प्लैनेट्स में नहीं जाते। ये लिखा हुआ है सूर्य के बारे में। वो नक्षत्रों के थ्रू जाते हैं, नक्षत्र में उनके लिखे मकर नक्षत्र शुरू होता है। बट आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे, और लेकिन वेदों के माध्यम से। तो लेट अस वेलकम डॉक्टर केशवानंद दास। अरे हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। ये जो आजकल जो आपने बहुत अध्ययन किया है और आपका अर्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा वीडियो किया था, काफी पॉपुलर हुआ था पृथ्वी के बारे में। और मैं भी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ तो और भी अलग इंफॉर्मेशन आ रहा है कि किस तरह समुद्र की गहराई को किस तरह नापा जाता है वेदों में। तो लोग बोलते हैं सतह से नापा जाता है, जबकि उसको बेस से नापा जाता है। तो उसका बेस कहाँ पे होगा वो अलग बात है, कहाँ पे उसका बेस है पहाड़ का। तो तो आजकल तो हम लोग सिर्फ अर्थ को ही स्टडी करते हैं कि अर्थ के बेस पे जाते हैं कि लैंड सी लेवल मीन सी लेवल से ऊपर मानते हैं। लेकिन आजकल नया जो स्टडीज आया है कि समुद्र के नीचे भी बहुत पहाड़ हैं जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, जो समुद्र के नीचे हैं पृथ्वी के ऊपर। और कभी कभी अगर माउंट एवरेस्ट की बेस उस बेस के हिसाब से बनाई जाए जहाँ पे दूसरे पहाड़ों का बेस है, तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई और भी बढ़ जाती है। पहाड़ की मेरू पर्वत की लंबाई भी और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बताइए कि चंद्र पे जो सोम लोक भी बोलते हैं कभी कभी, सोमलोक, कि चंद्र पे जाने का विधि क्या है शास्त्रों के अनुसार। हरे कृष्णा। कहीं भी किसी भी चीज कहीं भी जाने के लिए उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको यूएससी जाना है तो वहाँ आपको ग्रीन कार्ड और उसका अलग अलग चीजें, जो अलग अलग लेवल की चीजें वो लगती हैं। किसी भी जगह को जाने के लिए वहाँ का एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है। और उसके बाद भी अगर आप चले भी गए, अगर अगर आप यूएस भी चले गए तो वहाँ जाने के बाद आप वहाँ के व्हाइट हाउस में नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए फिर एक अलग लेवल का परमिशन चाहिए, है ना। तो इसलिए कहीं भी जाना है तो वहाँ का एक मिनिमम लेवल का परमिशन लगता है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में हर ग्रहों का एक अलग लेवल का परमिशन चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उस बुक में उन्होंने मैटर और एंटी मैटर के बारे में बात की है। ये पूरा जो भी आपको हमें जो आंखों से दिखता है, ये सब कुछ मैटर के अंदर आता है। और इस मैटर से परे एंटी मैटर है, जहाँ के बारे में हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारी चर्चा चल रही है वो चंद्रमा तक ही चल रही है। चंद्रमा से आगे जो जहां पे हमारी नजर का सारा रेंज खत्म हो जाता है, जहां पे तारे वारे जो भी आपको दिख रहा है, उसके परे का जो चीज है जो दिखता ही नहीं आंखों से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शास्त्र देते हैं कि वहां तक आप कैसे जा सकते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि आप चंद्रमा पे जाने का क्या सोच रहे हैं? चंद्रमा तो एक एक बस बीच का एक इंटरिम स्टेज है, एक मध्यस्थ स्तर है। आप चाहें तो ऊपर ऊपर जाके आप इस ब्रह्मांड के परे पार होके जो एंटी मैटर वाला जो ब्रह्मांड है, जिसको कि शास्त्रों के अनुसार इसको वैकुंठ कहा जाता है, और इस संसार को जो मैटर वाला ब्रह्मांड है जिसको कहते हैं शास्त्रों में कुंठ। कुंठ का मतलब कुंठा, चिंता। इस पूरे ब्रह्मांड में सब चिंता में रहते हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही है वो सब चिंता वाला जगह है। चिंता का मतलब है कि जैसे ही जन्म लेते हैं तो चिंता होता है कि अब मैं शरीर में हूं, तो आपको पढ़ना पड़ता है। बड़ा होने के बाद कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और स्ट्रगल करने के बाद फिर मैरिज के बाद फिर परिवार बनाना है। और उसके बाद हर समय एक डर है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एजिंग फैक्टर हमारा साथ में चल रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस मैटर वाले वर्ल्ड में सब लोग चिंता में हैं, जिसको संस्कृत में कुंठा कहते हैं। इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को कुंठा का जगत कहा जाता है। और इस कुंठा के जगत के परे वैकुंठ, बिना कुंठ का स्थान है, जो वैकुंठ कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऊपर के गति को पाना है तो वहां के लेवल का आपको अपने अंदर क्वालिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। तो चंद्रमा जो है एक स्वर्ग का ग्रह है, एक हेवनली प्लैनेट है शास्त्रों के अनुसार। और वहां जाने के लिए वहां का सोच आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले वहां की सोच के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो वहां की सोच कैसी है? तो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच्या जगताम जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विधरम। जब आप ये समझेंगे कि मुझे इतना दिया है, भगवान ने इतना मेरे को दिया है, इतना उसको दिया है, मेरा पार्ट मेरे लिए है, उसका पार्ट उसके लिए है, मुझे उसका पार्ट लेने का कोई हक नहीं। जब आप दूसरे के फ्री विल को, वैल्यू सिस्टम को जब आप वैल्यू करते हैं तो आप इंसान के हायर एंड पे पहुंचने लगते हैं। तो स्वर्ग लोकों में जाने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि हमें भगवान के जो नियम हैं, जो जो कि सबके भले के लिए है, उन नियमों को हमारे लाइफ में बहुत डीपली उतारना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन नंबर वन है कि हमने कितना वो वैल्यूज को अपने अंदर उतारा है। हम ये वैल्यू सिस्टम से कितना अलाइन करते हैं, है ना। आज कैसा है वैल्यू सिस्टम कि लोग एक दूसरे के जमीन ले ले रहे हैं, पैसा छीन ले रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, है ना। भाई भाई का दुश्मन बन गया है, बहन बहन की दुश्मन बन गई है। तो इस वैल्यू सिस्टम से अलाइन करके हम ऊंचे लोगों तक कभी नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें वैल्यू सिस्टम अपना सुधारना होगा। और वैल्यू सिस्टम सुधारने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, भागवत गीता पढ़ना होगा और भागवतम पढ़ना होगा, जहाँ पे उनके हायर वैल्यू सिस्टम दिए हुए हैं। लस्ट सबके अंदर होता है और हायर प्लैनेट्स में भी लस्ट है, लेकिन वो जो लस्ट है वो लाइंस को क्रॉस नहीं करता। लाइंस को क्रॉस करना मतलब ये नहीं कि किसी की पत्नी को जाके कोई उठा के लेके चले देगा, है ना। ये जो वैल्यू सिस्टम से अलाइनमेंट है, किसी के फ्री विल से कोई क्रॉस नहीं करेगा, ये स्वर्ग में जाने का बहुत बेसिक है। और अगर इतना कोई नहीं करता है तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। रावण जो थे, लंका का जो राजा था रावण, रावण भी स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहता था, जिससे कि जितने असुर लोग हैं जो वहां के वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं करते हो वो जा सके। रावण ने ऐसा कल्पना किया, बनाया नहीं कभी, बस उसने सोचा। वो खुद जाता था, खुद उसके एसेस थे वहां जाने के, लेकिन वहां जाने का एसेस तो उसके पास था। लेकिन जब उसने वहां पे जाके उधम मचाया तो फिर देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना किया, विष्णु से। और विष्णु जो है अवतार लेके आए। और हम जानते हैं कि रावण के साथ क्या हुआ। रावण जो है सदा के लिए सो गया। तो वो हायर सिस्टम के जो वैल्यूज हैं उससे अलाइन करना पड़ता है। और अगर आप समझिए कि आप कहीं चल भी गए, है ना, आप वहां चले भी गए, लेकिन वहां के चीजों को आप वैसे नहीं देख पाएंगे जैसा कि वहां पे आप दिखना चाहिए आप। जैसे कि अगर मैं अमेरिका चला भी जाऊं तो वहां पे मैं व्हाइट हाउस जाके नहीं देख सकता। वहां के जो लोग बहुत अंदर के जो कॉन्फिडेंशियल लोग जिस हिसाब से उसको देख रहे हैं, उसको मैं वैसे नहीं देख सकता। मेरे को एक लिमिटेड एक्सेस होगा, जहां तक कि मैं जा सकता हूँ वहीं तक मैं देख सकता हूँ, है ना। तो, है ना, कोई ऐसा भी होता है कि कोई एक देश से दूसरे देश में जाके घुस जाए, तार वार पार करके घुस जाए, लेकिन वहां पे वो चोर के जैसा रहेगा।
वहां पे सीना तान के नहीं चल सकता। तो इसलिए मून पे जाना जो है, चंद्रमा पे जाना जो है, वो पुण्य का काम है। और पुण्य जो है दो तरीके से आ सकता है, वेदों में जो जो यज्ञ दिए हैं उन यज्ञों को करके, और दूसरा है भक्ति मार्ग के प्रोसेस। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कृष्ण भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में कहते हैं, जब अर्जुन सवाल करता है कि का गति कृष्ण गच्छति, जो योगी हैं, जो सफल नहीं होते हैं, उनकी क्या गति होती है, असफल योगियों की क्या गति है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं छठे अध्याय के आखिरी में, आखिरी के 10 15 15, आखिरी के जो 15 श्लोक हैं उसमें कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वाम शाश्वती समा। अगर कोई भक्ति मार्ग में अगर फेल हो जाता है, कृष्ण को नहीं पा पाता है, तो मिनिमम चीज उसको मिलेगा वो चंद्रमा या ऊंचे के जो लोक हैं, उन लोकों में जाके उसको रहने को मिलेगा। उषित्वम शाश्वती समा, और 10,000 साल, 50,000 साल, लाख साल, ऐसे इतने लंबे लंबे समय तक जाके भोगों को भोगेगा। और भोगने के बाद वापस वहां से जब इस दुनिया में आएगा, तो किसी भक्त के यहाँ जन्म लेके फिर आगे की भक्ति को कंटिन्यू करेगा। तो वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है यज्ञों के द्वारा और दूसरा रास्ता है भक्ति के द्वारा। भक्ति में अगर फेल हो गए तो चले जाएंगे वहां, और यज्ञों में सक्सेसफुल हो गए तो चले गए, तो चले जाएंगे। तो इजी रास्ता है कि आप भक्ति करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर इसमें आप फेल पास हो गए तो भगवान कृष्ण के लोग चले जाएंगे, एंटी मैटर वाला जो वर्ल्ड है, वैकुंठ वाला जो जगत है, वहां चले जाएंगे। और फेल हो गए तो ये स्वर्ग लोग सब तो रखे ही हुए हैं, वहां तो आप जा ही सकते हैं कभी भी। इस तरह से चंद्रमा पे जाने का रास्ता जो वेदों में है, वो हमने आपको उद्गार किया, उसको प्रकट किया। हरे कृष्ण। 1969 में एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक होड़ लगी थी, जहाँ पे अमेरिका और सोवियत यूनियन compete कर रहे थे कि कौन पहले पहुंचेगा। तो तो सोवियत जो है पहले पहुंच गए स्पुतनिक से। उसके बाद अमेरिका ने सीधा चांद पे लोगों को भेजा। अभी उसके बारे में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी वीडियोस भी हैं और एक्चुअल वीडियोस भी है, फुटेज भी है जो दिखाते हैं लोग। अभी कौन सा एक्चुअल है कौन सा कॉन्स्पिरेसी, वी डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो। लेकिन लेकिन ये होड़ देखी थी। अभी पेंडेमिक के बाद वापस वो होड़ शुरू हो गई। और लेकिन इस बार एक प्लस पॉइंट है कि भारत भी इसमें ऐड हो गया है। तो ये भारत भारत मार्स पे भेज रहा है, और अभी अनाउंसमेंट मैंने देखा सूर्य में भी घुसने वाले हैं। भारतीय एक सूर्य मिशन भी जाने वाला है। तो दूसरों ने कभी ट्राई नहीं किया, उसको भारत ट्राई कर रहा है सूर्य के अंदर जाने का। और हिंदी के बहुत सारे गाने भी हैं, जैसे शमा परवाना पे जल गया, परवाना शमा पे जल गया, या इस तरह के उर्दू लैंग्वेज के गाने भी है बॉलीवुड में। तो हम लोग देखते हैं कि रात में पतंगा जो है लैंप की तरफ आता है, जल जाता है। तो मुझे तो काफी फनी लगा ये मैं हादसा। ये कहता हूँ हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चांद पे चले ही भी गए, आपका सारा मून मिशन सक्सेसफुल भी हुआ, मंगल मिशन भी सक्सेसफुल हो गया, आपने जाके वहां से लाया क्या? तो चंद्रमा से एक पत्थर लेके आए, पत्थर लेके आए चांद से। मैं कहे पत्थर ही जब लाना था तो इतना दूर क्यों गए लाने के? पत्थर तो यहाँ भी बहुत सारे थे, है ना? उन पत्थरों से क्या मिल गया पत्थरों को स्टडी करके, है ना? और कोई चीज चमक रहा है, उसका टुकड़ा भी तो चमकना चाहिए। अगर चांद चमकता है रात में, तो उसका टुकड़ा भी तो चमकना चाहिए ना, वैसे ही जैसे चांद चमकता है। तो जो पत्थर लाए वो तो काले काले पत्थर है जो दिखा रहे हैं हम, तो ये टुकड़े तो चमक नहीं रहे हैं वैसे। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं, हरि बोल, साधु सावधान, जरा बुद्धि का प्रयोग करें, आप स्वयं समझ लें। हरे कृष्ण। नहीं, मैंने वो पत्थर देखे हैं वहां पे स्मिथसोनियन म्यूजियम में। और हाँ बिल्कुल ऐसे काले एकदम, मतलब ये सर मुझे लगा ऑर्डिनरी जैसे पत्थर होता है वही लगा मुझे, हाँ साधारण से। और हाँ। मैंने जो स्पेस सूट देखा, स्पेस सूट तो बहुत सारे मैंने देखे हैं इधर। और स्पेस सूट वर ग्लोइंग मोर देन द स्टोन्स। स्पेस सूट में लाइट्स वाइट्स भी थी और चमक भी रहा था ज्यादा, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स कट ओवर देयर, पुट ओवर देयर। एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर हम मिताली की स्वर्ग यात्रा देखें, मिताली जब अर्जुन को लेके जा रहे मिताली हैं, की, हाँ मिताली, हाँ। तो वो लेके जा रहे हैं, तो वो
अनेक ग्रहों के दर्शन कराते हैं उड़ते हुए। बोलते हैं कि यहाँ पे ये साधु रहते हैं, यहाँ पे ये रहते ऋषि रहते हैं, ये ऋषि का घर है। तो जितने भी तारों की तरफ लेकर गए, तो शास्त्रों में एक ही सूर्य का वर्णन है, वेदों में एक ही सूर्य है इस ब्रह्मांड में। और वो जब दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये सभी जो ग्रह जो है, ये स्वयं ही ये मतलब चमकते हैं, उनके अंदर इतना तेज है ऋषि मुनियों के रहने से। और सारे ग्रहों के वर्णन कर रहे हैं, इधर इस तरह के ऋषि इधर रह रहे हैं, इधर रह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो पहुंचते हैं इंद्रलोक, जहाँ पे इंद्र की सभा है। और ये वर्णन आता है, महाभारत में आता है, लोग पढ़ सकते हैं। और भी अनेक वर्णन है, जब इंद्र पृथ्वी पे आते हैं भगवान राम के समय में, तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, लोग पढ़ सकते हैं दोनों जगह जाके। लेकिन लेकिन एक चीज मुझे बड़ी आश्चर्य की लगी, कि जब आजकल हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, और अगर भागवत पुराण को देखें, तो चंद्र का पोजीशन थोड़ा अलग दिया हुआ है, और सूर्य का पोजीशन थोड़ा अलग दिया हुआ है, पृथ्वी से उसका डिस्टेंस अलग है, जो आजकल नॉर्मल लोग बोलते हैं उससे अलग है। लेकिन एक जो स्फेयर बोला गया है, हमेशा ऊपर जाते हुए बोला गया है, ऊपर, ये नहीं बोला गया नीचे, बोला ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि नया जो साइंटिफिक वो हुआ है, रोटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल यूज करेंगे, और फिर एक कैटापुल्ट के जैसे खींच के जाएंगे दूसरी तरफ। जैसे भारत का चंद्रयान 3 जो है 42 दिन में चंद्रमा पे पहुंचेगा। उसके पहले जो अमेरिका का जो मिशन गया था, वो 4 दिन में पहुंच गया था 1969 में। 4 दिन पहुंचा था, कुछ एक दो मिशन 7 दिन में भी पहुंचे। लेकिन ये जो मिशन है, वो 42 दिन में पहुंचने वाला है। तो तो ये जो कैलकुलेशंस है सारी की सारी, अगर डिस्टेंस सेम है, मेथड अलग है, एक 42 दिन में पहुंच रहा है, दूसरा 4 दिन में पहुंच रहा है, और रॉकेट का फोर्सेस भी अलग है। इस बार जो रॉकेट का फोर्स जो इंडिया का गया है, वो दैट इज मच हायर देन एनीथिंग विच अमेरिका एवर सेंड। अपोलो 11, अपोलो 7, अपोलो, जितने भी अपोलो सीरीज के प्लेन्स हैं, उन सबसे ज्यादा पेलोड है इसका। और सबसे ज्यादा इसका फ्यूल भी इससे ज्यादा है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव। आपने बोला था साइंस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ कंपेयर करें कैमरास का क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन, प्लस इंडियन ये जो रॉकेट है इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एडवांस्ड, तो व्हाई देयर इज सो मच डिस्क्रिपेंसी इन द ओल्ड डेटा एंड द न्यू डेटा? देखिए, वो भी रहने दीजिए। मैं कहता हूँ वो भी आप एक सादा सा लॉजिक समझिए कि अगर मैं अमेरिका आ जाता हूँ, और अमेरिका आने के बाद आज की तारीख में भी मैं अगर वहां पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद मुझे वहां पे सारा एक्सेस नहीं मिलेगा। और ये जब हम इस दुनिया के लोग इतना अपने आप को फुल प्रूफ कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे क्या चीजें हैं। वो मेरे नीचे, जमीन के नीचे कौन सा खजाना छिपा हुआ है, मुझे पता भी नहीं रहे। मैं वहां घूम के आ जाऊंगा। वहां वहां के लोग मुझे, जो वहां के जो लोग हैं, वो कितना मुझे एसेस देना है वो डिसाइड करेंगे। वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे वहां कितना एसेस मिलेगा। वो अमेरिका की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अमेरिका के जो रूलिंग टीम है वो डिसाइड करेगी कि मुझे वहां कितना एसेस मिलेगा। तो जब ये इस दुनिया में जब इतना सिस्टम हमारा बना हुआ है, हमसे जो ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं जो हायर प्लैनेट्स में रह रहे हैं, वो तो और ज्यादा रिफाइंड वे में एसेस कर सकते हैं कि आपको कितना दिखाना है। अगर उनको ये दिखाना है कि चलो आप बस ऐसे ही देखो, कुछ दिखे ही नहीं, आप वहां जाओ और आपको कुछ दिखे ही नहीं, ये भी दिखा, वो भी पावर रहेगा उनको। जब अमेरिका के स्टील्थ प्लेन होते हैं जो दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो दिखते ही नहीं है वो, आंखों से दिखते नहीं कि कोई प्लेन घूम रहा है। वो बस घूम के चला जाता है और बॉम्बिंग बमबारी करके निकल जाता है, और लोगों का प्लेन ही नहीं दिखता कि कहाँ गया प्लेन। जब इस दुनिया में इतने एडवांस प्लेन बन सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखे, तो हम अगर चंद्रमा को यहाँ से लाखों गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अगर वहाँ है, जो शास्त्रों में वर्णित है, तो वो लोग तो ऐसे हमें ऐसे घुमा सकते हैं, चुटकी बजा के घुमा सकते हैं, और आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। एट बेस्ट अगर आप वहां गए भी, तो आपको कुछ नहीं दिखना है, क्योंकि वो उनके हाथ में कितना दिखाना है ना। वो चाहेंगे तो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वो कब चाहेंगे, उनका प्रोसेस है कि आपने उतना क्वालिफाई किया है कि अपने आप, तब वो आपको दिखाएंगे। नहीं तो क्यों दिखाएंगे वो। ठीक है। और रही बात साइंटिफिक थ्योरीज की, तो इसके कंट्रोवर्सीज तो यूट्यूब में ही इतने मिल जाएंगे। एक थ्योरी की दूसरी कंट्रोवर्सी, दूसरे की पहली कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी तो कोई भी यूट्यूब में ही देख लेगा, इतने सारे कंट्रोवर्सी उनके बीच में ही है। और वो साइंटिस्ट ही एक साइंटिस्ट की कंट्रोवर्सी दे रहे हैं, वो कोई शास्त्र पढ़ने वाले कंट्रोवर्सी नहीं दे रहे।
जो मून पे गए, जो कहते हैं कि हम गए, तो दूसरे जो नहीं जा पाए उन लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके निकाल के रखा है। तो पहले आपस में सेटल कर लें, पहले वैज्ञानिक लोग ही आपस में एक मत हो जाएं कि हुआ क्या था, उसके बाद दुनिया वालों को प्रस्तुत करें, है ना। उनके आपस से कंट्रोवर्सी क्लियर वही लोग करें, और हमें क्यों करना है? हम तो शास्त्रों का मत दे रहे हैं, और शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा का जो दूरी है वो 2 लाख योजन जो दूरी है। और जिस स्पीड से अपोलो जा रहा था, प्रोपा जी भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस स्पीड से अपोलो जा रहा था, उस स्पीड से चंद्रमा के डिस्टेंस को जाने में 7 महीने का समय लगेगा। 7 महीने का समय लगेगा, और ये लोग जल्दी पहुंच गए। इसका मतलब है कहीं और चले गए, चंद्रमा की जगह किसी और जगह पे जाके पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी कि चांद पे गए लेकिन कुछ नहीं दिखा, वहां वहां एसएस नहीं मिला, एसएस डिनाइड। ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि किसी और प्लेनेट पे पहुंच गए, जो नजदीक में कुछ था वहां पहुंच गए। और तीसरा पॉसिबिलिटी कि ये लोग गए ही नहीं, जो थ्योरी, जो कंट्रोवर्सी थ्योरीज है वो सही है, ये लोग गए ही नहीं। तो 3 पॉसिबिलिटीज, ये 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आती। अब अब ये डिसाइड आप कर लें कि कौन सी पॉसिबिलिटी में कितना दम है। आप जिसके बारे में जितना फैक्ट सुनना चाहेंगे, आपको फैक्ट्स मिलते रहे। हरे कृष्ण। नहीं, आजकल क्या हो गया कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं, आज कल वो अपना फैक्ट चेक कराते हैं साइंटिस्ट से। तो हर चीज के लिए एक साइंटिफिक, एक पीएचडी का कोई बंदा होगा, उसको पकड़ा जाता है, डिपार्टमेंट में फंडिंग किया जाता है, और एक ऐसी रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है जो वैलिडेट करे। और इसी पे बेसिस पे आजकल पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि लोगों को विश्वास उठ चुका है। लोगों का विश्वास उठ चुका है कि पॉलिटिशियन कभी सत्य बोलेगा। पहले उल्टा होता था राजतंत्र में, कि पॉलिटिशियन वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन। अभी आजकल क्या हो गया, पॉलिटिशियन जो भी बोलेगा, तो एक साइंटिस्ट इज नीडेड टू वैलिडेट हिम। अगर साइंटिस्ट ने हम्म। कुछ बोल दिया तो एवरीथिंग इज ओके। लेकिन मैं काफी जगह लोगों को पढ़ा है, काफी लोगों को पढ़ा है, जहाँ पे अगर जिसका मन बुद्धि और अहंकार पे कंट्रोल ना हो, और जो अपने आप को शरीर ही मानता हो, जो योग विद्या में जिसने विद्या नहीं ग्रहण की हो, क्या वो साइंटिस्ट हो सकता है? पहली बात, क्योंकि अगर बहुत आपने बहुत ही पते की बात बोली है, आदित्य सत्संगी जी। बहुत ही पते की बात आपने, बहुत ही पते की, जो मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। मैं यही बात बोलने वाला था, आपने छीन लिया वो। कि जो साइंटिस्ट हैं वो निस्वार्थ जो होंगे, वो सच्चे साइंटिस्ट। वेद व्यास जी जो वेद लिख रहे हैं, वो कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं किसी से वेद लिखने के लिए। वो एसी वाले कमरे में नहीं बैठे हैं, उस वो कोई भी फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे हैं। हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठे हैं ठंड में, और वहां पे बैठ के शास्त्रों को वहां पे लिखवाया जा रहा है, गणेश जी के द्वारा वहां लिखवाया जा रहा है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोई राजकीय फंड नहीं, कोई सेंट्रलाइज फंडिंग नहीं हो रही है। कोई उनको सब वहां पे कोई सोशल मीडिया का चैनल नहीं है, कहीं पे नाम नहीं आ रहा है। वो बस लोगों के कल्याण के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए भाव कितना बड़ा है, निस्वार्थ का भाव है। तो जो उसमें चीजें लिखी है, जैसे कि तीसरे कैंटो जो है, तीसरा स्कंद जो भागवत का, उसमें लिखते हैं वेद व्यास जी, कललम त्वेक रात्रे न पंचरात्रे न तु बुद्धम। ये जो बच्चा जो माँ के पेट में है, वो 5वीं रात को बुलबुले के जैसा बन जाता है, उसको एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यही चीज विज्ञान में लिखते हैं, ग्रेज एनाटोमी में लिखता है कि द ब्लास्टुला इज बबल लाइक स्ट्रक्चर which which comes in the existence between 4th to 6th day. Exact time is not known. ग्रेज एनाटोमी कहता है कि 4 से 6 दिन के बीच बुलबुले वाला स्ट्रक्चर बनता है। एग्जैक्ट कब बनता है पता नहीं, 4 से 6 दिन के बीच बनता है। और भागवत कहता है 5वीं रात को बनता है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, वेद व्यास जी कहते हैं 5वीं रात को बुलबुला बनता है। और इसके आगे बहुत बड़ी बात बोलते हैं, कहते हैं 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास लगता है। विज्ञान कहता है कि आज भूख और प्यास एक सब्जेक्टिव फेनोमेना है। वो कब किसको लगेगा, ये कोई मशीन ना आज नापी है ना कल भी नाप पाएगी। इसके लिए कोई मशीन ही नहीं बनी है नापने के लिए। लेकिन ये भूख और प्यास नापने का भी मशीन वेद व्यास जी के पास है। और वो कह रहे हैं कि 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास लगता है। तो उनका विज्ञान और उनकी वैज्ञानिक क्षमताओं को आप आकलन करें, कि विज्ञान जो सोच भी नहीं पा रहा है, वेद व्यास जी 5,000 साल पहले लिख के चले गए। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना निस्वार्थ हैं। वो जो चीजें लिख रहे हैं, जो डाटा लिख रहे हैं, उसको हम माने, उसको हम आधार बनाएं।
कि जो लोग सैलरी बेस्ड साइंटिस्ट हैं और जो लोग इतना सोच भी नहीं पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव मशीनें कभी बन भी पाएंगी, उनकी बातों को माने, जो जिनका बुद्धि का लेवल एक लेवल पे है, कि उनको बातों को माने जिनका बुद्धि का लेवल एकदम एकदम बहुत ऊपर दिख रहा है। हरे कृष्ण। एक्चुअली क्या है कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है ट्रांसेंडिंग द माइंड में, योग सूत्र का जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था, पतंजलि ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कोई व्यक्ति नॉर्मल अटैचमेंट में हो मटेरियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ भौतिक जगत में, उससे भी वो परम कैवल्य पाद प्राप्त कर सकता है। बड़ा उन्होंने उन्होंने लिखा, पतंजलि बोलते हैं कि अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको रिकग्नाइज करना जरूरी है। वहां से शुरुआत होती है योग की। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उन क्वालिटीज को उन क्वालिटीज की तरफ कैसे बढ़ना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है उन्होंने। पहले अपने आसपास की सराउंडिंग्स देखें, फिर उस पर चिंतन करें, क्या हाउ हाउ मच इट इज ऑफ अल्टीमेट यूज टू मी। एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। फिर धीरे धीरे आपको उसमें आपका जो है, देन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल टू यू। और फिर जब उस पे मनन करने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भौतिक जगत में कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं है जो मेरे लिए बनी है, क्योंकि आप तो शरीर है ही नहीं, और वो सब टेम्परेरी है, शरीर से कनेक्टेड है। लेकिन उसको जिस तरह वो साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया पतंजलि के वर्क में। और फिर जब वो बाद में थोड़े एडवांस टॉपिक्स पे आते हैं, किस तरह ध्यान धारणा समाधि की जाती है, ध्यान किसको बोलते हैं, धारणा कैसे बोलते हैं, और संयम कैसे डेवलप होता है, ध्यान धारणा समाधि संयम। आजकल के वैज्ञानिक मैं देखता हूँ, मोस्ट ऑफ द वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक दे वर्क ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर सम पीपल हु आर जेन्युइनली ट्राइंग टू डू समथिंग, लेकिन एक मिस डायरेक्टेड वे में काम कर रहे हैं। Most of them produce research papers have no relevance to the modern life। जैसे एक अमेरिका में रिसर्च पब्लिश हुई थी कि गंजे के सिर पे बाल क्यों नहीं उगते। बड़ा, और वो काफी पॉपुलर हुई। काफी हेयर जो कंपनीज है, कॉस्मेटिक कंपनी, उन्होंने इस रिसर्च को यूज किया और उसके बेसिस पे काफी क्रीम्स बनाए जिससे हेयर वापस बाल उगाए। लेकिन एंड में जाके फिर भी बाल जाने ही वाले हैं, नॉट इमीडिएटली बट भी लेटर ऑन। लेकिन उसके एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई वहां पे, एक और रिसर्च पब्लिश हुई जिस तरह चंद्रमा के ऊपर क्या क्या उगाया जा सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों रिपोर्ट साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हुई है, एक के गंजे के सिर पे बाल, और दूसरा किस तरह मून चंद्रमा के ऊपर भोजन पकाया जा सकता है। तो और दोनों रिपोर्ट्स एक ही यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हुई। जो लोग देख रहे हैं समझ जाएंगे किस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और तो मेरे को एक बात बताइए कि ये जो चंद्रमा पे भोजन उगाने की विधि, उसके लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी पे चंद्रमा के जैसा वातावरण प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सन का इन्फ्लुएंस, अर्थ का एजम्पशन लेना पड़ेगा कि अर्थ पे किस तरह का मटेरियल है, अर्थ का मटेरियल। तो जो अर्थ का लाइक ऑफ भोजन है जो चंद्रमा में प्रोड्यूस हो सकता है, कॉलोनाइज फॉर द कॉलोनाइजेशन ऑफ मून। क्या इट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव कि मून पे जाके ह्यूमन कॉलोनीज बनाई जाए, और किस तरह ह्यूमन को वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाए। और फिर उसका एक क्वेश्चन उठता है, पृथ्वी पे तो ऑलरेडी बहुत जगह है, अफ्रीका तो पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो चंद्रमा पे जाने की क्या जरूरत है। तो ये सारे प्लान्स यूरोप से ही ओरिजिनेट होते हैं एक तरीके से, सारे प्लान्स। लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे सब कुछ आसानी से उग रहा है, क्लाइमेट भी फेवरेबल है, वहां पे भी इस तरह की रिसर्चेस आनी शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एकेडमिक इन्फ्लुएंस। तो ये कोरिलेशन आप कैसे देखते हैं, मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, ऐसा है कि दुनिया को अच्छा जगह बनाने का जगह लोग दुनिया से बाहर जाके वहां पे कुछ जमीनें खरीद के वहां कुछ करना चाहते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, और चैतन्य महाप्रभु मून मून के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा तो सुनिए। वो कहते पृथ्वी ते यत आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार विगम नाम। दुनिया में जितने गांव और शहर हैं, सब जगह हरि के नाम का संकीर्तन फैल जाएगा, और यहाँ से गोल्डन एज की शुरुआत हो जाएगी, धन धान्य का बढ़त हो जाएगा, है ना। हर जगह दूध घी। भागवत में लिखा है अगर किसी को लंबा जीना है, आपको अगर 100 साल जीना है, चेहरे पे झुर्रियां नहीं लानी है,
तो देसी गाय का दूध खाइए, उसी से बना हुआ दही खाइए, उसी दही से निकाला हुआ मक्खन और मक्खन से निकाला हुआ घी, मतलब तीसरा आइटम घी खाइए, शुद्ध घी दही से बना हुआ, मक्खन से, दही के मक्खन से। और चौथा शहद। ये चार चीजें अगर आप खाएंगे तो आप लंबा जिएंगे। इन चीजों पे कोई फोकस नहीं है, असली चीज खाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है। लेकिन पाउडर और केमिकल खा के स्पेस प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पे तो ऐसी चीजें हमने सुना है कि बस कुछ ऐसे हल्की चीजें खाते हैं कि कम खा के भी आप एनर्जी लेवल बहुत दिन तक मेंटेन कर सके, वो खा के आप वहां रहेंगे, है ना। तो वो ज्यादा अच्छा है कि इस दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जी के लाभो जीवित या होता जीवित तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करिए। अगर हम लोग खोजेंगे भी तो दुनिया में खोज खोज के कितना खोजेंगे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं इस पे आपको बहुत एक डीप पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जी गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है तत्व संदर्भ, और मैं रिकमेंड करूंगा कि सबको पढ़ना चाहिए उसको। जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए वो कहते हैं कि ज्ञान लेने के तीन रास्ते। पहला रास्ता है प्रत्यक्ष प्रमाण। हमको आंखों से क्या दिख रहा है, कानों से क्या सुन रहा है, जो हमारे इंद्रियों से डायरेक्ट ग्राह्य है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, पहला गलती यह है। सारा कुछ आपको नहीं दिखता है। आपकी आंखों से लाल के ऊपर इंफ्रारेड रेज नहीं दिखेंगे, और बैगनी के नीचे अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं दिखेंगे, एक्स रेज नहीं दिखेंगे, कॉस्मिक रेज नहीं दिखेंगे, लेकिन वो रहती हैं। तो समझ लीजिए कि वो चीजें तो आपको दिख ही नहीं रही हैं, है ना। कानों से भी 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुनाई पड़ता है, उसके नीचे 20 के नीचे और 20,000 के ऊपर कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो आपकी इंद्रियां तो अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों से जो आप ज्ञान ले रहे हो वो पूर्ण कैसे हो सकता है। तो इसलिए जब अपूर्ण ज्ञान रहेगा तो आप भ्रम में पड़ जाओगे, गलत को सही और सही को गलत मान लोगे। रास्ते में दिखता है, रोड पे दिखता है कि पानी है, गर्मी में दिखता है कि रोड में पानी दिख रहा है, लेकिन आप जाएंगे आगे आपको पानी नहीं दिखेगा। हम भ्रम में पड़ते हैं, है ना। हम अपना जजमेंट गलत ले लेते हैं, मिस्टेक करते हैं, हम वी टेंड टू कमिट मिस्टेक्स। इल्यूजन हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, और फिर हम मिस्टेक दूसरों को बोलते हैं, देखो वहां पानी है। दैट इज चीटिंग, दैट इज कॉल चीटिंग। तो कोई भी संसार में व्यक्ति है, उसको चार चीजें हैं, उसके सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, पहला। दूसरा, वो गलतियां करता है। तीसरा, वो भ्रम में पड़ता है। और चौथा, वो गलतियों को पास ऑन करता है, इसको चीटिंग कहते हैं। ये चार चीजें हर इंसान का। तो जो भी आप ज्ञान ले रहे हैं इंद्रियों से, चार डिफेक्ट के कारण वो कंप्लीट और परफेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो रास्ता है कि मैं इंद्रियों से जो ज्ञान ले रहा हूँ वही सब कुछ है, उससे भगवान छोड़ दीजिए, इस संसार का भी सब ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि इंद्रियां इम्परफेक्ट। दूसरा रास्ता है, सेकेंड वे ऑफ गेनिंग नॉलेज इज अनुमान प्रमाण। मेरे हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैंने अनुमान लगाया और मेरा एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पर। तो वो भी चूंकि आपके अपूर्ण इंद्रियों से ही आ रहा है, आपका अनुभव, अनुमान, अनुभव, इसलिए उस अनुभव से आधारित जो अनुमान है वो भी गलत ही हो, वो फुल प्रूफ नहीं हो सकता। हर बार सही होगा इसकी गारंटी नहीं, सही होगा लेकिन हर बार नहीं हो सकता। तो एक ही रास्ता बच जाता है, शब्द प्रमाण। तीसरा रास्ता है शब्द प्रमाण, किसी एक अथॉरिटी से सुनना। जैसे बच्चे को अगर पता करना है मेरे मेरे फादर कौन है, तो अपने माँ से पूछेगा, वही अथॉरिटी है उसके बारे में। अगर वो नहीं मानेगा अपनी माँ का, खुद खोजेगा, तो उसको हर आदमी का टेस्ट करते करते उसकी जिंदगी पार हो जाएगी और अब ट्रूथ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। और ये चूंकि गॉड हैज टू बी बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, तो भगवान से जो निकलता है ज्ञान उसको कहते हैं वेद। वेदों में जो ज्ञान है फुल प्रूफ है, 100% परफेक्ट है। और वेद जो है बता रहे हैं, तो वो हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस से नहीं आ रहा है, वो गॉड के परफेक्ट सेंस से निकल रहा है। और वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, चंद्रमा का डिस्टेंस अर्थ से कितना है, अर्थ का सन से कितना है, वो परफेक्ट ज्ञान है, क्योंकि वो जो निकला है परफेक्ट सोर्स से निकला है। और वो हमारे और आपके अनुमान से और प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं निकला है। इसलिए वो जो ज्ञान है उसको लेना, शब्द प्रमाण के ज्ञान को लेना, इसमें हमारा समय बचेगा। नहीं तो हम हर साल एक नई थ्योरी लेके आएंगे, और वो हर 2 साल 3 साल में थ्योरी चेंज होंगे, और पिछले वाले को खाली क्रिटिसाइज करेंगे कि उसकी थ्योरी गलत है। तो ऐसा करने से कब तक चलेगा, और हम कब तक सच पाएंगे। जनरेशन पार हो गए, साइंस को देखिए, 200 300 साल से साइंस लगा हुआ है, अभी तक सच नहीं पता चल सका।
लेकिन शास्त्रों में ये सच पहले से बताया जा रहा है, उसको जस्ट एक्सेप्ट करें और उसके अंदर हम अपना बुद्धि लगाएं कि इसको हम कैसे अनु इसको हम कैसे रियलाइज करें चीज, तो हमारा समय बहुत बच जाएगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ, है ना। जिससे हमारा समय बचेगा, नहीं तो हमारे जो चीजें लिखी हुई है उनके ऊपर भी हम समय बर्बाद करें। हरे कृष्ण। नहीं, थ्री आज वेज ऑफ गेनिंग आज नॉलेज मैंने आज कहा। हाँ। आजकल आजकल शास्त्र फॉलो कौन करता है, लाइक प्रॉब्लम ये है। आजकल लोग बोलते हैं कि शास्त्र सारे बदल दिए गए हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि शास्त्र किसने लिखे हैं किसी को पता नहीं है, जबकि सारा विज्ञान। हाँ, एक मिनट, इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। वेट वेट वेट, इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। सर्कुलर लॉजिक किसको कहते हैं कि अगर शास्त्र से, अगर अगर मंगल ग्रह से कोई आ गया, अभी ग्रहों की बात हो रही है, मंगल ग्रह से कोई एक इंसान आ जाए, जैसे वो एक आपने पीके मूवी में देखा था, है ना। और अगर उसको देख के यहाँ पे 50 लोग जो हैं दुनिया के आपस में स्पेकुलेट करते हैं कि अरे ये क्या खाता होगा, एक बोलेगा नहीं ये बालू खाता होगा, कंकड़ पत्थर खाता होगा, दूसरा बोलेगा नहीं 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 ये लोग लकड़ी खाते होंगे, तीसरा बोलेगा कुछ और खाता होगा। तो हम 50 लोग 50 कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन 50 कंक्लूजन का वैल्यू जीरो है, जीरो। क्योंकि ये हमारे लॉजिक का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी को पूछो ना, उसी को पूछ लो कि मंगल में क्या खाते हैं लोग, वो बता देगा। इसको कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। सर्कुलर लॉजिक वहां लगाना पड़ता है जहां पे आपके इंद्रियों का रेंज ही खत्म हो जा रहा है ना। जिस जगह पे आपके इंद्रियों का रेंज खत्म हो जा रहा है, तो आपको शास्त्रों से पूछना पड़ेगा कि भैया आपको किसने लिखा है। और शास्त्र कहते हैं हम अपौरुषीय हैं, हमको किसी ने नहीं लिखा है। तो कोई कहेगा, कोई कह सकता है नहीं नहीं तो कोई तो लिखा होगा, लोग भूल गए हो। कैसे भूल जाएंगे। यहाँ पे तैत्रीय उपनिषद पढ़ने वालों का ब्रांच आज तक जिंदा है। अत्रि मुनि के जो बच्चे सब आज तक आत्रेय आत्रेय कहलाते हैं। गौतम ऋषि के बच्चे गौतमीय कहलाते हैं। सारे बच्चे तो उनके सब परिवार वाले अपना अपना ब्रांच लेके बैठे हुए हैं, कोई नहीं भूला है। कोई भूला नहीं है, अपने ब्रांच तक को याद रखा है कि किसने उनको ज्ञान दिया था, अत्रि ऋषि को ज्ञान किसने दिया था, और उस ऋषि को ज्ञान किसने दिया था। ये सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि लोग भूल गए। कोई भूला नहीं, कोई ऑथर को भुलाया नहीं गया, सारे के सारे ब्रांचेस आज भी इंटैक्ट हैं, आज भी मिलते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो सारे के सारे ब्रांचेस आज भी मिल रहे हैं। सारे के सारे ब्रांचेस आज भी मिल रहे हैं और सारे के सारे इंटैक्ट मोड में मिल रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग भूल गए, कोई भूला नहीं। इसको सर्कुलर लॉजिक कहते हैं कि शास्त्र, जब शास्त्र खुद ही कह रहे हैं कि हम इस दुनिया के प्रोडक्ट नहीं है, तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आए कहाँ से। तो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपौरुष हैं, हमें किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, हम भगवान के साथ से प्रकट हुए हैं। इसको सर्कुलर लॉजिक कहते हैं। इसको आप काट ही नहीं सकते हो। अगर बच्चा कहेगा कि मैं माँ को नहीं मानता, तो फिर इसको इम्पॉसिबिलिटी को, अपने फादर को कैसे पकड़ पाएगा। इम्पॉसिबिलिटी। सर्कुलर लॉजिक इज द ओनली आंसर। यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑथोरिटी। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट्स रखा आपने, एंड आई थिंक ये ये जी गोस्वामी कह रहे हैं, सर्कुलर लॉजिक की बात कर रहे जीव गोस्वामी की बुक्स मैंने अपने हाथ में पकड़ी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनके हाथ से लिखी हुई। तो आई हैड अ गुड फॉर्चून टू टच देम आल्सो। लोगों को शायद मालूम ना हो, जीव गोस्वामी हैज रिटन 400,000 श्लोक, 4 लाख श्लोक लिखे हैं उन्होंने षट संदर्भ पे, भागवत पे। तो जरूर पढ़िएगा, अगर मौका मिले तो। आपको शायद अवेलेबल हो या ना हो, मुझे पता नहीं है, कोई पुस्तक में हो। हैं। ये अवेलेबल है, सारे बुक्स अवेलेबल है। जी गोस्वामी के छह संदर्भ अवेलेबल हाँ, तो मुझे है। चाहिए तो मैं भी सारे सारे उनके राइटिंग सारे अवेलेबल। हाँ, मुझे हाँ, मिल चाहिए। जाएंगे आप, हमारे पास है यहाँ पे, हमारे लाइब्रेरी में। हाँ। और एक अंतिम क्वेश्चन कि क्योंकि अभी साइंस की बात हो रही है, आप भी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट भी है, तो बिकॉज लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कौन बात कर रहा है। ये जो शास्त्र का आपने बात किया, सर्कुलर लॉजिक फैलेसी, क्या है ये? दूसरा आपने बताया कि किस तरह दूसरे ग्रहों पे जाने की विधि किस तरह शास्त्रों में दी हुई है। और सबसे अच्छी बात तो आपने बताई, करोगे क्या वहां पे जाके, करोगे क्या, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट कैन यू सी। और अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, वो एग्जाम्पल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड, यू कैनॉट स्ट्रेच टू मच, है ना, तो हर साइज में चलता है। इसे कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल।
लास्ट एक बात आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की भी बात होती है और प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की। द बिगेस्ट पोल्यूशन फेसिंग द अर्थ इज द सैटेलाइट डेब्री राइट नाउ। जहां तक कि अभी हमारे सिर के ऊपर घूम रहे हैं करीब 60 से 70 हजार पुराने सैटेलाइट्स या नए सैटेलाइट्स कंबाइंड घूम रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि 21-22वीं शताब्दी तक there will be a tractors have to be released in the some kind of a tractor based space vehicle to remove the debris। उसको हटाने का भी कार्य आने वाला है, या फिर they will have to brought down to the earth because it is going to affect weather some places। तो इस पोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करता आजकल। तो द ह्यूमन एंडेवर फॉर मेकिंग मनी जो है, उससे ये इतना सारा पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। एडिशनल स्पेस पोल्यूशन के बारे में अलग कोई डिस्कशन ही ज्यादा नहीं है। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? ये मैं कहता हूँ कि साइंस कल होके अभी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रेप्लिकेटर जैसे चीजें बना रहे हैं लोग, कि वो आखिरी में एटम्स ही हैं, उसको हम चेंज करके दूसरे एटम मॉलिक्यूल में हम चेंज कर सकते हैं। वो सारा पोल्यूशन भी साइंस हो सकता है कल होके उसको साफ कर पाए। कल ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाए कि सारा का सारा जो पोल्यूटिंग मटेरियल है उसको साफ करके यहाँ लाया जा सके। वो मुझे कोई असंभव नहीं दिख रहा है साइंस के गति के अनुसार। लेकिन साइंस ऐसे रिसर्च ही क्यों कर रहा है जिससे कि पोल्यूशन खड़े हो रहे हैं? इन रिसर्च करने का यही तात्पर्य है ना कि चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है, अर्थ का डिस्टेंस कितना है, और इसका कितना उसका कितना है। तो पहले शास्त्रों में जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करके जब आप रिसर्च करते हो, आपके बहुत सारी चीजें आपको वहां से क्लियर होनी चालू हो जाती है। बहुत सारा समय आपका बच जाता है ना। बहुत सारा मौसम का अनुमान कैसे लगाना है, बहुत कुछ है इसमें। एक बार एक फेमस स्टोरी है पूना का। पूना के जो पूना में जो मौसम विभाग है पहले शिमला में था, और पूना के मौसम विभाग का जो ऑफिस उसका नाम है शिमला ऑफिस। तो हम लोग ये सवाल करते थे कि इसका नाम शिमला ऑफिस क्यों। तो इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो आंसर ये आया कि ये ऑफिस पहले शिमला में था, और अंग्रेज ऑफिसर जो था वो आया जब अंग्रेजों के टाइम का बात था, तो वो गया शिकार करने के लिए। तो वहाँ ऑफिस वालों ने उसको बोला कि आज जो है बारिश नहीं होगी। और उसके बाद वो जब निकला तो वहां पे कुछ बकरी बकरी चराने वाले थे, वो लौट के आ रहे। उसने बोला कि तुम लोग लौट क्यों रहे हो? बोला ये बकरियां जो है सर ऐसे करके देख रही हैं अभी बारिश होने वाली 1 घंटे के अंदर, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। बोला है इलिटरेट पेगेंट्स, वही उनके जो टिपिकल स्टैंडर्ड वर्ड्स थे वो बोल दिया उन्होंने। तो वो जब ये ऐसा हुआ तो वो जब चला गया शिकार करने, और वहां 1 घंटे में तेज बारिश चालू हो गई, पूरा भीग गया, शिकार कुछ नहीं कर पाया, लौटा। एंड द एंग्री ऑफिसर कमांडेड शिफ्ट दिस ऑफिस, नो गुड यूज, और उसको वहां से उठा के पूना भेज दिया गया। इसलिए पूना में जो मौसम विभाग का जो ऑफिस है उसका नाम है शिमला ऑफिस। शिमला शिमला ऑफिस। हरे कृष्ण। तो साइंस जो है, आज का साइंस एक लेवल पे परफेक्शन पे, कल थोड़ा इंप्रूव करेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसे डायरेक्शन ही क्यों जा रहे हो? सीधा देखो ना, शास्त्रों के अनुमान के आधार पे, शास्त्रों के प्रमाण के आधार पे वो बकरी चराने वाला बता दे रहा है कि बारिश कब होगी, और आप पूरे साइंस लेके नहीं बता रहे। नहीं, एक्चुअली जो मॉडर्न साइंस है वो यूरोपियन इमेजिनेशन है। क्योंकि वो यूरोपियन से, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर है साइंस से अलग है, बिलीफ डॉगमेटिक है। और इसलिए वो लोग बिलीफ को चैलेंज करने के लिए साइंस का यूज करते हैं, नहीं तो आप चैलेंज नहीं कर सकते चर्च को। तो इसलिए वो यूरोपियंस ने ये सब इन्वेंट किया। लेकिन भारत क्यों फॉलो कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है कि भारत के साइंटिस्ट क्यों फॉलो कर रहे हैं वो मॉडल। भारत में तो वी ऑलरेडी हैव ए टेम्पलेट, साइंस से ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पर रिसर्च करनी चाहिए। तो ये भारतीय साइंटिस्ट को सोचना पड़ेगा कि आप अगर भारतीय विज्ञान का आविष्कार कब होगा, अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक सिर्फ भारतीय यूरोपियन। विज्ञान इसलिए आविष्कार नहीं हो रहा है कि जब जब अंग्रेज आए और उसके पहले जो मुगल अटैक किए, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को हटाया। जब गुरुकुल सिस्टम हटते गए तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो होता गया। और जब ये फॉरेनर सिस्टम आया तो उन्होंने एक हाई स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का लॉन्च किया, लोगों का धीरे धीरे शिफ्ट हो गया फेथ उधर। और गुरुकुल का सिस्टम का फेथ गिरता गया गिरता गया गिरता गया। आज ये हालत ये है कि संस्कृत पढ़ने के लिए अगर 250 बच्चे हैं क्लास में तो 10 लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं बस। ऐसा हालत है स्कूलों में, कॉलेज में। तो संस्कृत जो चाबी है, उस चाबी के बिना आपके शास्त्र खुलेंगे ही नहीं। और शास्त्र पता नहीं रहेगा तो फिर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर केशवानंद ये दास। गुरुकुलों की जरूरत है, गुरुकुलों के द्वारा इसको फिर से रिवाइव करना होगा। इसके लिए दोषी हम साधु लोग हैं कि हम लोगों ने गुरुकुलों को रिवाइव नहीं किया टाइम पे। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी हम साधु लोग लेते हैं इसका, कि भारत के इस कंडीशन का जो आप कह रहे हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम साधुओं को जाती है, हम नहीं, लोगों ने उसको उठाया नहीं समय। नहीं, बहुत आप तो इट इज अ वेरी रेयर ओकेजन कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं साधु क्या नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है कि साधु लोग करना भी कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको जुड़ना पड़ेगा साधुओं के साथ, और एक साधु हमारे साथ हैं अभी, डॉक्टर केशवानंद दास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, शेयरिंग समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। और हमारे शोज आपको लगेंगे काफी चैलेंजिंग होते हैं लोगों के लिए, लेकिन दैट इज द पर्पस ऑफ सैथोलॉजी, मीन साइंस ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ ट्रूथ। उसके लिए आपको ओपन दिमाग से सोचना पड़ेगा, खुले हुए दिमाग से, और मन बुद्धि अहंकार को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप वैज्ञानिक नहीं कहलाए जा सकते। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते। हरे कृष्णा।